साथियों नमस्कार। नमस्कार। अर्जुन भाई नगद लेन-देन में बड़ी समस्या आ रही है आजकल। नगद लेन-देन मतलब कैश? कैश का हाँ, कैश के ट्रांज़ैक्शन में बहुत कैश इन समस्या हैंड? कैश इन हैंड में बहुत समस्या है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है सरकार ने कुछ अभी नया बिल पास-वास किया है कि 10 लाख से ज़्यादा का कैश ट्रांज़ैक्शन अगर आप करते हैं, तो आपकी आमदनी, आपका व्यापार वो सब मद्देनज़र वो सब किनारे रहेगा। पहले तो आपके घर पे ईडी की नोटिस आ जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ जाएगी क्योंकि आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में लेन-देन कर लिया है। अगर ज़मीन-वमीन खरीदें तो? तब भी झंझट है। मतलब आप ज़मीन खरीदें या बेचें तो जो कैश में लेन-देन होगा हाँ, वो आप कैश में ना करें, कैश का लेन-देन 10 लाख से ऊपर ना करें अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते साल हैं। भर में। साल भर में, हाँ, साल भर में। आपको ज़मीन लेना है, प्रॉपर्टी बनाना कुछ भी सब चेक से करिए, यूपीआई करिए, कुछ भी आरटीजीएस करिए, लेकिन कैश का लेन-देन मत करिए। नहीं तो पता है कितना परसेंट टैक्स है? कितना? 84%। 84%? पहले 30% था। हाँ, वो जो आमदनी का जो टैक्स है वो तो अलग है। ये जो 84% टैक्स है ये 10 लाख रुपए अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हुए कैश का लेन-देन ना आप 10 लाख रुपए साल भर में जमा कर सकते हैं। ये भी नहीं कि आप हर महीने 1-1 लाख रुपए लेकर जमा कर रहे हैं या हर महीने 1-1 लाख रुपए विथड्रॉल कर रहे हैं अकाउंट से। मान लीजिए जो लोग होंगे जिनकी सैलरी होगी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या जिनकी आमदनी होती होगी, वो बेचारे महीने खर्चा भी करते होंगे 1 आध लाख रुपए। अगर वो पहले चाहते थे कि हम चलो 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं बाकी अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं और खर्चा करते हैं, तो बेचारे जो टैक्स वैक्स देते थे इनकम टैक्स और सब वो तो सब किनारे है। 84% तो ये एक्स्ट्रा झोल कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि ज़्यादातर जो बड़े व्यापारी बनते हैं, वो सब लोग चले जा रहे हैं, दुबई में शिफ्ट हो जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पे जैसे दुबई में 5% टैक्स है और ज़्यादा कोई इधर-उधर का टैक्स भी नहीं है। तो यहाँ पे लीगल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, लीगल कार्रवाई इतना ज़्यादा हो जाता है कि बिज़नेसमैन टिक ही नहीं सकता। नहीं टिकते और जितने भी बड़े व्यापारी और होते हैं वो सब सिंगापुर चले जाते हैं, हाँ, सिंगापुर में भी टैक्स कम है। बिल्कुल, दुबई चले जाते हैं या किसी भी अदर कंट्री जहाँ उनको अच्छा सूटेबल लगता है। इसीलिए नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और जो बड़े-बड़े लोग हैं, इन लोगों का पैसा इसीलिए स्विस बैंक में रहता है। हाँ, इसीलिए स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, वहीं स्विस बैंक में पैसा रख देते हैं। तो ये 84% करने का उनको फ़ायदा क्या होगा सरकार का? इससे मतलब सरकार तो अपनी तरफ से ये चाह रही है कि लोग यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पर ज़्यादा आएँ ऑनलाइन, मतलब उनके पैसे की ट्रैकिंग की जा सके। जो कैश जो होती थी, उस पे ट्रैकिंग नहीं होती थी, है ना? ट्रैकिंग का मतलब इन द सेंस मुझे ये लगता है कि अगर कैश आदमी बैंक से निकाला है तो ट्रैकिंग तो होएगी कि आपने पैसा निकाला है तो आप इसको बताओ कहाँ-कहाँ खर्च किए हो, जिसको दिए हो, कहाँ कैसे खर्चा किए हो, आदमी उसमें रहता था। लेकिन अब वो सरकार का अपना वो है कि यूपीआई को बढ़ाने के लिए या डिजिटल करेंसी को बढ़ाने के लिए डिजिटलाइज़ेशन करने के लिए ये काम कर रही है। लेकिन जितना ये यूपीआई ट्रांज़ैक्शन या जितना डिजिटलाइज़ेशन होता जा रहा है, उसी हिसाब से फ्रॉड और स्कैम भी बढ़ रहे हैं। पहले अगर आपने सुना होगा अर्जुन भाई कि पहले ये होता था कि वो फला आदमी गया था, उसके घर शादी थी, वो गया था एटीएम से पैसा निकालने, बैग में लेकर के आ रहा था और चोर जो है छीन के लेकर चीन भाग गया। ऐसा होता था ना पहले। अब आजकल वो सब करने की जरूरत नहीं। और अभी मुद्दे की बात मैं बताऊं, जब आप कभी सुनते थे या हमारे आपके मन में पहले आता नहीं था कि साइबर फ्रॉड होता है, ये सब वही आईटी वाले बेंगलोर में और वहीं सब कहीं रहते हैं, वहीं फ्रॉड। अभी लेटेस्ट खबर भाई साहब 150 करोड़ का, मतलब 110 करोड़ के ऐसे आसपास सब यही लखनऊ में अपने 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, वो तो मैं देखा था। देखे ना आप, तो ये जितना सरकार चाह रही है कैश पे लगाम लगाना चाह रही है, नगद पे लगाम लगाना चाह रही है, यूपीआई या डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है, उतना ही क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जो है आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? डिजिटल क्राइम में आदमी ना फंसे या ऐसे चीजों से सावधान रहे, सतर्क रहे, क्या करना चाहिए इसको? इसके लिए बहुत सारे नियम कानून तो आ ही रहा है धीरे-धीरे। जैसे अब उसका अभी सब लोगों का अकाउंट फ्रीज हो रहा है। हाँ, हाँ। जैसे जो फ्रॉड में जहाँ पे जैसे गुजरात में अगर स्कैम हुआ है तो उस अकाउंट से जहाँ-जहाँ पैसा जाएगा वो सारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फ्रीज हो जाते थे लेकिन उस पे भी लोग बड़ा परेशान हुए। जब जैसे अभी एक केस आया था कि कोई आदमी था वो अपनी गाड़ी स्टैंड में जमा किया और उसका 20 रुपए ट्रांजेक्शन किया। हाँ, हाँ। बीसीसीआई कहीं से थे या नहीं, कोई बड़ी फर्म, हमने भी सुना था ये। हाँ, तो 20 रुपए वो पे किया ऑनलाइन पार्किंग का। तो पार्किंग वाला जो आदमी था जिसके अकाउंट में गया 20 रुपए उसका पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया। उसका पूरा अकाउंट जो है फ्रीज हो गया। तो इस पे फिर लोग गए कोर्ट वगैरह में, तो कोर्ट कहा कि जितना अमाउंट आपके अकाउंट में जा रहा है या लोगों के अकाउंट में जा रहा है आप उस अमाउंट को फ्रीज करिए। अकाउंट को फ्रीज करिए। बाकी और फ्रीज कर देंगे तो फिर बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो कहाँ जाएंगे? अब जैसे अभी मेडिकल स्टोर पे आप कोई गया, मान लीजिए वो फ्रॉड किया है और गया दवाई खरीदने और 10 रुपए की दवाई लिया तो मेडिकल स्टोर पूरा फ्रीज, पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया। तब वो क्या करेगा बेचारा? तो ये जो डिजिटलाइजेशन पे इतना सब कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन पे सब चल रहा है और यूपीआई ट्रांजैक्शन इतना जबरदस्त लोग फ्रॉड करते हैं, ना ओटीपी की जरूरत, ना किसी लिंक की जरूरत, कुछ नहीं। वो मतलब अभी तो हमने सुना कि कुछ नए नए स्कैम ऐसे चल रहे हैं कि आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि इतना रुपए भेजा गया आपके अकाउंट में, ठीक है, उतना रुपए भेजा गया आपके अकाउंट में। आप चेक करने के लिए क्या करेंगे? मोबाइल बैंकिंग, जो बैंकिंग का मोबाइल ऐप होता है उसको लोग नहीं चलाते हैं, गूगल पे, फोन पे, यही सब अपना भीम यही चलाते हैं यूपीआई। अब जाएगा आदमी उस पर पिन डालेगा, चेक करेगा यहाँ पैसा है कि नहीं, और पता चला जैसे आप पिन डाले हैं वैसे ही जो है स्कैमर ने वो हैक किया रहता है पहले से ही उतने वो जैसे आपने 500 रुपए डाला है, वो पता चला 50,000 रुपए का उसने रिक्वेस्ट डाल रखी है कि इस अकाउंट से मुझे 50,000 चाहिए। अब आप समझिए फट से जैसे आप पिन डाले वो 50,000 की रिक्वेस्ट आपके खाते में 50,000 चलेगा सीधे। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार इतने सारे ठोस कदम उठा रही है कि कैश ट्रांजैक्शन पे 84% का टैक्स लगा रही है। तो इसके लिए भी क्या प्रावधान है कि लोगों का जो स्कैम होता है उससे बचने के लिए आदमी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो आधे घंटे या 15 मिनट 20 मिनट के अंदर वो बंद नहीं कर, मतलब वो कंप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिनके साथ स्कैम हो जाता है वो समझ ही नहीं पाते। अब स्कैम उन्हीं लोगों के साथ होता है जो बेचारे कुछ जानते नहीं जानते हैं, अब वो कहाँ से एक्शन ले पाएंगे। बिल्कुल, अच्छा जानते भी हैं तो स्कैम हो गया ये समझ में भी बाद में हाँ कि स्कैम हुआ है कि या रियल में हुआ है, वो लोग इस हिसाब से बोलते भी हैं, इस हिसाब से वो सिस्टम बनाते हैं। तो इसके ऊपर प्रावधान जो है, इस पर भी बहुत तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कोई स्कैमर स्कैम कर रहा है और फिर इतने सारे स्कैंडल होते जा रहे हैं। स्कैमर को ध्यान में रख नहीं रही सरकार अभी, इसीलिए तो ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन कर रही है, और स्कैमर पे भी कुछ काम किया जाएगा। और इनका हमें लगता है जो डिजिटल ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि सारा काम डिजिटलाइजेशन के थ्रू हो, डिजिटल हो, और जितना कैश या कोई भी लेन देन हो सब ऑनलाइन ही हो। वो जो फ्रॉड होता है या हवाला होता है, उन सबको रोकने के लिए किया जा रहा है। या जहाँ भी जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख है, 1 लाख कहाँ खर्च कर रहे हैं, किस मकसद से खर्च कर रहे हैं, कहीं आतंकवादी गतिविधि में नहीं है, तो ये सारी चीजें उससे आप नजर रख लेंगे। लेकिन अगर कैश से होगा, कैश के थ्रू, तो नहीं पता लगेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। जैसे हम अपने अकाउंट में 10 लाख जमा किए, वो तो कैश कहाँ से आया, बिल्कुल। लेकिन जब ऑनलाइन आएगा तो पता रहेगा किस अकाउंट से आया, कहाँ से आ रहा है, तो इसीलिए कर रहे होंगे। और मुझे लगता है ना कि अगर कैश को इतना ज्यादा प्रोहिबिटेड कर रहे हैं कैश ट्रांजेक्शन को लेकर के, तो सरकार को एक काम करना चाहिए, 500 के नोट बंद कर देना चाहिए। वो इस दिमाग लगा पहला कदम तो ये उठाना चाहिए, 500 नोट बंद कर दो, अपने आप कैश ट्रांजेक्शन अपने आप ही बहुत कम हो जाएगा। बड़ी नोट बंद कर दें, छोटी नोट चलाएं। पहले 1000 2000 और 500 चलती थी, पहले तो 1000 और 500 थी, बाद में 1000 500 बंद हुई पुरानी वाली, ठीक है 2016 में। उसके बाद 2000 और 500 की आई, 2000 की भी बंद हो गई, अभी 500 चलेगी, 500 वाली भी बंद कर देना। 500 छोटी नोट चलेगा जैसे रेगुलर लेन देन के लिए, 100 200 और शायद मैक्सिमम 20,000 रुपए है कैश लेन देन के लिए। अच्छा हाँ, अकाउंट का ना बहुत सारे नियम बदलते रहते हैं, आए दिन रूल आते रहते हैं कि आप इससे ज्यादा कैश नहीं निकाल सकते हो, 20,000 है, हाँ इससे ज्यादा आप कैश जमा नहीं कर सकते हो, इससे ज्यादा आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ये तमाम प्रावधान चल रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या इन सब गतिविधियों से जो भारतीय जा करके इन्हीं सब टैक्स के वजह से परेशान होकर के भारतीय जा करके विदेश में बस जाते हैं, वहाँ की नागरिकता इस समय अभी आंकड़ा आया था कि इस समय लगभग 10 साल में बहुत सारे लोग भारत छोड़ दिए, भारत छोड़ दिए, दूसरे देश में जाके बस गए। हाँ, छोड़ने में तो समझिए ना, ये टैक्सेशन की वजह से जो परेशान होते हैं वो तो छोड़ते ही हैं, और कुछ और भी इनकम टैक्स के लिए भी एनआरआई सब बन जाते हैं। हाँ, इनकम टैक्स के लिए भी बन जाते हैं, और जो छोड़ते भी हैं, मेरी जानकारी में जो ज्यादातर आदमी छोड़ रहे हैं, वो जो बड़े व्यापारी जा रहे हैं तो छोड़ ही रहे हैं, कुछ तो स्कैमर भगोड़े भी हैं जो छोड़ कर जा रहे हैं। हाँ, भगोड़े भी हैं। अब जैसे विराट कोहली हैं, वो एनआरआई हो गए, लंदन जाके बस गए। अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे टैक्स देते थे, अब वहाँ के अब दोनों मिला के रहेंगे तो वहाँ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यहाँ भी नहीं टैक्स देना पड़ेगा, जैसे नियम ना इनकम टैक्स का। तो उस लिए भी बहुत सारे लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए एनआरआई बन जा रहे हैं, क्योंकि भारत में इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है, इतना ज्यादा। और कुछ लोग कहते हैं कि भारत में लोग बिजनेस को प्रमोट ही नहीं किया जाता, और प्रमोट करते हैं तो इतनी लीगल कार्रवाई हो जाती है उसके ऊपर, इतना कागज, इतना टैक्स लगा देते हैं कि वो ऊपर उठने से बजाय नीचे चला जाता है। तो इसलिए ज्यादातर सब लोग नौकरी करते हैं, या तो बिजनेस करना है भाई छोड़ दो, इंडिया छोड़ दो, तभी ऐसे ही हो ही रहा। मतलब आप कोई भी बिजनेस आप करने के सोचिए तो तमाम सरकार की योजनाएं चलती हैं, ये लोन मिल जाएगा, मुद्रा लोन मिल जाएगा, पीएम ये लोन हो जाएगा, वो सारे लोन केवल कागज में मिलते, पता नहीं किसको है, मिलते जिसको, जिसकी 60 गांठ अच्छी तगड़ी 60 गांठ होती है उसी को मिलता है। हमको तो ये समझ में आता है, इतना लीगल कंप्लायंस हो जाते हैं, ये कागज वो कागज, ऐसा वो ऐसा प्रूफ, ये सब वजह मुझे लगता है सिर्फ एक ही है कि इतना सारा फ्रॉड भी तो होता है, वो सारा फ्रॉड भी होता है। और अभी दैनिक भास्कर वालों ने ना जाने कितने सारे वो क्या छापेमारी अपना इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं कि जीएसटी का तमाम लफड़ा चल रहा है, पक्का बिल कच्चा बिल वाला हिसाब किताब चल रहा है, तो ये तमाम समस्याएं चल रही हैं। फिलहाल उम्मीद यही है कि भारत सरकार के या आरबीआई के इस रूल से कुछ हो सकता है, चोरी और जो तमाम चीज़ें हो रही थी, शायद इस पर कुछ कंट्रोल लगे, इसी मद्देनजर सरकार ये सब कर भी रही है। तो आपका क्या विचार है, और क्या ऐसा होना चाहिए जो देश के लिए सही होगा, या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट में जरूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और छोटी छोटी क्लिप के रूप में अगर ये वीडियो मिलती है आपको तो इसके जो और पीछे की बातें हुई रहती, क्लिप हुई रहती है, आप उसको भी जाकर के जरूर देखें, तब आप पूरी बातों को समझ पाएंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।